everyone. आज बहुत कम लोग आए अभी तक। कल की क्लास का भारी इम्पैक्ट पड़ा है। यार मैंने ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। वो लेक्चर कोई ने रिकॉर्ड किए हैं क्या? 14 और 16 शायद 2 लेक्चर हैं जो मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है। कोई के पास होंगे तो मुझे सेंड कर दो ना। ऑप्टिक्स का बोल रहा हूँ ना, ऑप्टिक्स का 14 और 16 2 लेक्चर मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हुए थे। अगर कोई को पास हो तो सेंड कर देना। नहीं नहीं, आज नहीं है, आज नहीं है क्लास ना। वो एक्चुअली पहले का बोला हुआ था इसलिए उन्होंने भेज दिया होगा। आज नहीं है ना। आज पीओएम का डाउट डिस्कशन था, बट आज नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीक ही करूंगा। इस वीक अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं वो बोलता हूँ ना कैंसिल करने के लिए। संडे को रहेगा ना अपना वीकली टेस्ट। अरे श्लोक आया हुआ है भाई। कल नहीं आए श्लोक। इवनिंग की क्लास भी नहीं की तुमने तो। शाम को ही सो गए थे। देखो हमें यहाँ पर कंडक्टर आज स्टार्ट करना है। ये लास्ट टॉपिक है अपना अब इसका, इलेक्ट्रोस्टैट का। तो कंडक्टर में, ये कंडक्टर के पहले तक का आएगा ना, गॉस थ्योरम तक आएगा प्रतीक संडे की टेस्ट में। तो देखो इसमें कंडक्टर में हमें देखो पता है कि जो भी सॉलिड होते हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंसुलेटर, या फिर उसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी बोलते हैं। दूसरा कंडक्टर, इनको नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं ना। हाँ वो डाल देता हूँ, डाल देता हूँ। दूसरा कंडक्टर और तीसरा सेमी कंडक्टर ना। तो इस चैप्टर में अभी सेमी कंडक्टर तो नहीं आना है। ये तो सेमी कंडक्टर आगे लास्ट में हम लोग देखेंगे। सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में ना मेंस का टॉपिक है। यहाँ बस ये 2 आएंगे, इंसुलेटर मटेरियल मिलेंगे और कंडक्टिंग मटेरियल मिलेंगे। तो इनके बारे में हमें अब देखना है। इंसुलेटर में भी कुछ खास नहीं देखना है, बट होता है क्या, बस वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहले देखा हुआ है। इंसुलेटर हम किसको बोलते हैं? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो क्या होता है, जो चार्ज आपने जहां पे रख दिया वो वहां पे बहुत टाइटली बाइंडेड होते हैं। टाइटली बाइंडेड होंगे तो रिपेल कर रहे हैं ये एक दूसरे को, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते ना। इंसुलेटर में ये जो चार्जेज होंगे ये मूव नहीं कर पाते ना। तो यहाँ पे हम क्या क्या ध्यान रखेंगे कि चार्जेज आर वेरी tightly
बाइंडेड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग they cannot ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। ना इंसुलेटर में जब भी आपने जैसे चार्ज दिया तो ये सब चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, भागना चाह रहे हैं दूर, लेकिन भाग नहीं सकते ना, क्योंकि वो बहुत टाइटली बाइंडेड होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले भी डिस्कस किया था। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? कोई भी ऑर्बिटल के जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब बाहर आ जाते हैं तो उनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी ये चार्ज जो दोगे वो वहीं रखा रहेगा ना, चार्ज कभी भी मूव नहीं कर पाएगा। तो मेन रीजन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पाता। नोट कर लो यहां तक। हो गया नोट? अब नेक्स्ट हमें कंडक्टर देखना है ना। इंसुलेटर देख लिया, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होंगे? कोई भी ऐसा सॉलिड जिसमें चार्ज लूजली बाइंडेड होते हैं ना। लूजली बाइंडेड होंगे तो क्या होंगे? ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब आपने इस बॉडी को अलग से चार्ज दिया, जल्दी लिखो भाई। तो नहीं आदित्य, आज शाम की क्लास नहीं है ना। वो पहले मैंने सोचा था पीओएम का डाउट डिस्कशन करने को, बट वो अभी नहीं। वो पंकज सर को पहले का बोला हुआ तो उन्होंने अभी डाल दिया। चलो अब देखो, ये कोई हमने मान लो सॉलिड लिया जो कंडक्टिंग है। कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या होंगे? जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सब क्या है? कंडक्टर होते हैं ना। नॉन और इसके क्या एग्जाम्पल हैं? इंसुलेटर के क्या एग्जाम्पल हैं? वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया ना, इस टाइप की चीजें। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेनली इंसुलेटर रहते हैं ना। कोई कोई नॉन मेटल ही सेमी कंडक्टर होगा, अदरवाइज मोस्टली वो इंसुलेटर होते हैं। तो कंडक्टर मतलब कोई भी ऐसी बॉडी
जिसमें लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, जब भी आप कोई चार्ज दोगे इनको तो वो लूजली बाइंडेड होता है। लूजली बाइंडेड होगा तो क्या होगा, जब आप चार्ज रखोगे इस पे तो ये सब रिपेल होके दूर भागते हैं, और दूर जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर भागेंगे, तो लास्ट में ये जाकर के कहाँ पे रुकते हैं, सारे जो भी मेटल के सरफेस होंगे वहीं पर जाके रुकेंगे फाइनली ना। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पढ़ रहे हैं। फाइनल जब चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा तो चार्ज कहाँ पे दिखेगा, सारा का सारा सरफेस पे ना। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब कब की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में बात हो रही है। अब ये चार्ज का ट्रांसफर होता कैसे है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो सब तरफ से फ्री इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ दौड़ जाएंगे ना, और वो आकर के इसको न्यूट्रलाइज करने लगेंगे ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर आकर न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इधर से सब तरफ से इलेक्ट्रॉन आए तो फाइनली क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, पहले मान लो इस वाले जगह से इलेक्ट्रॉन आए, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाएगी ना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन अंदर चलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर उसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ऐसे करते करते लास्ट में क्या होंगे, अंदर के सारे चार्जेस न्यूट्रल हो जाएंगे, केवल इलेक्ट्रॉन की कमी सरफेस पे दिखेगी। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी वहां पे हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। समझो ना, कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता ना, मूव हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव को जाके न्यूट्रलाइज कर दिया तो वहां पे चार्ज जीरो हो गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बोलने के लिए हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर गया। अगर डायरेक्ट निगेटिव दिया हुआ है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपने दे दिए तो वो रिपेल होकर के सब भागेंगे। इलेक्ट्रॉन तो फ्री में यहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन जाकर के सरफेस पे रुकेंगे रिपल्सन की वजह से। ठीक है, तो एक कंडक्टर में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। सर ये पहली ही स्लाइड है ना? नहीं, दूसरी है। पहली वाली दिखाओ ना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेता। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। हो गया। अबे आज कोई क्लास नहीं है भाई B3 में, कौन सी ये आज की क्लास की लिंक बोल रहे हो क्या? अभी वाली क्लास की है, शाम का जो डाल दिया था वो गलती से जो है नहीं। अनुराग कौन सा बोल रहा है? नोट करो यहां तक, लास्ट लाइन नहीं दिख रही। अबे दिख रही है भाई, थोड़ा सही से देखो। मैं बोल देता हूँ ना, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस चार्ज, जो भी आप कोई भी सॉलिड को अपने एक्सेस में चार्ज दिया वो सब वहां पे फिर लूजली बाइंडेड रहता है। लूजली बाइंडेड मतलब वो मूव कर सकता है ना, अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसीलिए वो आ करके न्यूट्रलाइज करता जाएगा, तो इसका मतलब हम बोलेंगे वो लूजली बाइंडेड है।
because of free electrons, excess charge given to body will be loosely binded. तो अब वो लूजली बाइंडेड है, तो जब हम एक्सेस चार्ज कोई बॉडी को दे रहे हैं तो वो रिपल्सन की वजह से भागना चाहेंगे ना, और बाइंडेड नहीं है तो भागेंगे, और भाग के फिर सब जाके सरफेस पे रुकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर आपने कोई भी कंडक्टर को एक्सेस में कुछ भी चार्ज दिया तो वो चार्ज फाइनली कहाँ पे जाके रुक रहा होगा? सरफेस पे। मतलब जब कंडीशन आ गई, चार्ज का फ्लो बंद हो गया, तो सारा चार्ज कहाँ पे दिखेगा? सरफेस पे। कभी भी इसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा होगा ना, इसके अंदर के साइड में कभी भी आपको कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? देखो, आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया है। जब तक चार्ज फ्लो हो रहा है तब तक तो मान लो अंदर था तो फ्लो हो रहा है, तब तक थोड़ी देर तक अंदर दिखेगा। लेकिन जब फ्लो होना बंद हो जाएगा, स्टैटिक कंडीशन आ जाएगी, तो उस केस में कभी भी कंडक्टर के अंदर आपको चार्ज नहीं मिलेगा, एक्सेस चार्ज ना। जो जितने एटम में प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो तो रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जो आप चार्ज दे रहे हो वो कभी नहीं मिलेगा। एक्सेस चार्ज को अब सीधे चार्ज ही बोलूंगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोगों को प्रॉपर्टीज इसके देखने हैं, कंडक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, आपने कुछ इसको चार्ज दिया, तो सारा चार्ज आकर के फाइनली सरफेस पे रुकेगा। तो अंदर किसी भी टाइम पर स्टैटिक कंडीशन आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दिख रही होगी? जीरो ना।
अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो अंदर तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन जो अंदर है उन पे ई की वजह से फोर्स लगेगा और वो मूव करेंगे। मूव किया तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रह पाई। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है मतलब अब चार्ज का मूवमेंट बंद हो चुका है, तो अंदर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और तब तक मूव करेंगे जब तक कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए ना। तो ये हमें अब ध्यान रखना है कि in electrostatic condition net electric field inside conductor will always be zero। यहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन लगा हुआ है ना, अगर मैं कंडीशन हटा के बोलूं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा जीरो होगा, तो आप नहीं बोल सकते ना। जब तक चार्ज रखा है, अभी रखा है, तब तक जीरो नहीं है। जब चला गया स्टैटिक कंडीशन आ गई तब जीरो है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नेट में जो भी अवेलेबल सोर्सेस है यहाँ पे आसपास ये चार्ज है या कोई बाहर चार्ज है, जो भी चार्जेस प्रेजेंट है, हर एक की वजह से जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फाइनल सबका मिला के नेट, तो वो हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ड्यू टू ऑल द अवेलेबल सोर्सेस। जो भी वहाँ चार्जेज अवेलेबल हैं वो मे बी इनसाइड कंडक्टर, मे बी आउटसाइड कंडक्टर, मे बी ऑन सरफेस, जो भी चार्जेज है सबका मिला के कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। हो गया नोट? सर हाँ। इसका मतलब सरफेस पे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती हर वक्त? नहीं नहीं नहीं, अभी वो भी कराऊंगा ना, वो सारे प्रॉपर्टीज में लिखाऊंगा अभी वो सब। अभी चुपचाप लिखते जाओ ना बस, जल्दी जल्दी ना। अभी इसमें करीब 10-11 प्रॉपर्टीज लिखनी है, उसके बाद सारे पॉइंट पे क्वेश्चन करेंगे तब जाके क्लियर होगा सब कुछ। सर एक सेकंड दिखो ना। हो गया सर। अब दूसरा देखो, हम देख रहे हैं अगर हम कोई भी मेटल लेते हैं, मान लो हमने चार्ज नहीं दिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अंदर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आने के बाद ना। अगर आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा कंडक्टर को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे आया तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उन पे फोर्स लगेगा। किधर को फोर्स लगेगा? अपोजिट में। निगेटिव चार्ज पे अपोजिट में फोर्स लगता है। तो यहाँ सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फोर्स की वजह से इधर को भागने लगेंगे, तो इधर के साइड में इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आए, तो इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, तो ये चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो फाइनल अब इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, एक तो ये जो इंड्यूस चार्ज आया उसकी वजह से, और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट में क्या होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड ना,
IN मतलब इंड्यूस वाला है, ये EXT लिख देता हूँ एक्सटर्नल वाला। लास्ट में तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि ये ई इंड्यूस और ई एक्सटर्नल इक्वल ना हो जाए हर पॉइंट पर। जब ये इक्वल हो जाएंगे तब जाकर के चार्ज का ट्रांसफर बंद होगा ना। जब ई अंदर 0 हो जाएगा तभी ना फोर्स लगना बंद होगा, तभी ना चार्ज का ट्रांसफर बंद होगा। तो अगर आप बोलते हो कि भाई अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर बंद हो गया है, तो आप बोल सकते हो कि ई इंड्यूस इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल। ना मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और वेक्टर फॉर्म में बोल सकते हो हर पॉइंट पे जो ई होगा इंड्यूस वाला वो एक्सटर्नल के अपोजिट होगा, ताकि नेट वहां पर 0 हो जाए। ठीक है, सभी को क्लियर है? EIN मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो एक हमने मेटल का क्यूब ले लिया, कंडक्टर है, क्यूब है, उसके पास में एक क्यू चार्ज रख दिया। इसके सेंटर से क्यू चार्ज की डिस्टेंस r है। तो हमें अब बताना है यहाँ पर कि यहाँ पे जब क्यू चार्ज रखेंगे तो कुछ चार्ज इंड्यूस होगा मेटल पे, तो उस इंड्यूस चार्ज की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ, KQ/R²। हमको देखो यहाँ पता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, तो इसका मतलब इधर के साइड में नेगेटिव चार्ज आने लग जाएंगे और दूसरे साइड में पॉजिटिव आ जाएंगे। तो अब ये जो इंड्यूस चार्ज आया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे, निगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स। तो इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस पॉजिटिव चार्ज का इधर होगा, और दोनों की वजह से फाइनल क्या होना चाहिए, जो भी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इधर को इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबका मिलाकर के फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलनी है, तो इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रखा है वो तो आप लिख सकते हो KQ/R²। तो मैग्नीट्यूड में इतना आ जाएगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ना हमने दो प्रॉपर्टी देख ली ना। पहली प्रॉपर्टी देखी कि कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा,
दूसरी प्रॉपर्टी, अगर वहां पे कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी जाए, कोई चार्ज वगैरह रख दो, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और फाइनल अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। मतलब कुछ भी हो जाए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई भी अगर आप कंडक्टर को चाके का चार्ज देखोगे तो वो सब सरफेस पे दिख रहा होगा ऐसे, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ऐसा कुछ दिख रहा होगा। यार अभी कर्फ्यू वर्फ्यू लगने का तो नहीं कोई चांस है ना? सुनने बहुत ज्यादा अभी केसेस आ रहे हैं, कर्फ्यू वर्फ्यू लग सकता है। कर्फ्यू ना लगाएं यार, अब तो क्या करें। अजीम अभी मालेगांव में क्या कंडीशन है? उधर भी अभी ज्यादा चल रहा है या कम हुआ? अच्छा अच्छा, ओके, काढ़े से असर हुआ है। नासिक वालों को भी फिर ज्ञान दो यार, क्या बात कर रहे हो, काढ़े से इतना असर हो गया कि कुछ भी केस नहीं है? अरे वाह, क्या बात है। अबे श्रेयांश, हुआ होगा तभी ना बोल रहा है, वहां पे केसेस अब कहाँ है? पता नहीं यार, काढ़े का तो सब सुनने में आ रहा है कि काढ़े ने कुछ तो मचाया है। अच्छा, वही चक्कर है, हार्ड इम्यूनिटी में बहुत टाइम लगता है और दूसरा उतने दिन आने में डेथ भी बहुत होती है। अब जो भी हो, मालेगांव का तो गया पीक पीरियड, बट नासिक का आ रहा है अब। चलो तो हम लोग देखो अभी ये देख रहे हैं कि हाँ, ये बस अच्छी बात है यार, हाइप नहीं हो वही अच्छा है यार, बेकार में लोग डराते रहते हैं। न्यूज चैनल तो मैंने देखना ही बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, मान लो हमने कोई, वो तो बकवास चैनल है, अर्नब गोस्वामी को तो मतलब मैं वर्स्ट वो मानता हूँ रिपोर्टर, केवल चिल्लाता है आकर के, उसको तो 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो देखो हम लोग अब यहाँ पर, जैसे कोई भी हमने अगर कंडक्टर लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होगा? सही है अजीम यार, अब तो चिल है तुम्हारी जिंदगी उधर। ये तो है, ये इस टाइम पे अगर सबको नॉर्मल रहना है तो न्यूज चैनल मत देखो, बस सब सही लगेगा। तो चलो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। बस कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए यार। ये श्रेयांश तेरे पिताजी हैं उसमें टीम में, तो उनको तो आइडिया होगा कर्फ्यू वर्फ्यू का हो सकता है या नहीं। हाँ, तो नहीं लगने का है ना, लगने का तो नहीं है ना कोई चांस? ठीक है। तो अब देखो हम लोग ये देख रहे हैं
अबे राज, आर्यन के पापा भी डॉक्टर हैं, तुझे कुछ पता ही नहीं है। पेट्रोल पंप दिला दिया, लगेगा शायद। अरे यार, चलो देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर जैसे सर हमने, सर, हाँ अंदर अगर सपोज दो चार्जेस रहे तो आपने बोला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में वो दोनों चिपक जाते हैं, तो ऐसा होगा क्या उसमें भी? क्या क्या क्या। अगर दो अपोजिट चार्जेस रहे तो चिपक जाते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में चिपक मतलब एक पॉजिटिव रखा एक नेगेटिव रखा तो अट्रैक्ट होंगे, पास पास आ जाएंगे, सही बात है। तो तो फिर पिछले केस में क्या होगा वैसे? लेकिन पिछले आपने तो उनको और सेपरेट कर दिया ना। अबे तो ये तो बाहर से चार इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, ये अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पास आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं ना, ऐसा मान लो है कि मान लो ये नेगेटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज, मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये इधर भाग गया और ये इधर भाग गया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, लगाया ना। समझा समझा सर। अबे राज, आजकल तुम भी मचा रहे हो। नहीं सर, वो अलग था, वो क्वेश्चन था ना कौन सा था मॉडल की, हाँ इसलिए। हाँ, चलो देखो फिर। यार ये तो श्रेयांश ही बता सकता है, कोविड का ज्यादा आइडिया श्रेयांश को ही है। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लासेस कैसे खुलेंगी। शायद रसिया वाले तो अपने यहाँ अक्टूबर से मास में वो वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं, वहां हो जाए क्या पता, थोड़े दिन बाद इधर भी दे दे थोड़े वो। बाकी इंडिया की वैक्सीन तो यार आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत आराम आराम से कर रहे हैं सब। हाँ ये तो है ही है यार, क्लास को ही सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखा हुआ है इन सब ने। देखो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ चुकी होगी तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन सर्फ सरफेस पे कैसा होगा ना, सरफेस पे कैसा होगा। कोई नहीं, मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर आते आते कुछ ना कुछ तो हो ही जाना चाहिए। थोड़े दिन तो अपन ऑफलाइन पढ़ ही लेंगे ना। सरफेस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा, परपेंडिकुलर नहीं आएगा तो क्या होगा ना, अगर परपेंडिकुलर नहीं आएगा तो क्या होगा। मान लो आपने कोई कंडक्टर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, हाँ बता दूंगा बता दूंगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो अगर मान लो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर उसका एक कंपोनेंट आएगा सरफेस के लॉन्ग और एक परपेंडिकुलर आएगा। तो अब जब ऐसे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो जो भी सरफेस पे चार्ज है उनको चलना पड़ेगा ना, ये बात समझो। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सरफेस के लॉन्ग तो उनको चलना पड़ेगा। अब अगर वो चलना शुरू कर देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन थोड़ी रही। हमने क्या बोला कि चार्ज का ट्रांसफर बंद हो चुका है, तो वो कब होगा, जब ये वाला कंपोनेंट जीरो हो चुका होगा। मान लो शुरू में रहा होगा, हो सकता है ऐसे, लेकिन बाद में चार्ज मूव किए होंगे और लास्ट में तब तक मूव करेंगे जब तक कि ये कंपोनेंट जीरो ना हो जाए। तो फाइनल केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा, ई साइन थीटा। समझ लो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में net electric field at surface of conductor will always be perpendicular to surface। दो तीन और होने यार पीयूष इस चैप्टर के।
ठीक है ना। तो हमने ये सब लिख दिया कि अगर ई परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट आएगा तो फिर चार्ज मूव करेंगे, चार्ज मूव कर किया तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में देख रहे हैं तो चार्ज वहां पे मूव नहीं कर सकता, तो वो कभी होगा जब ई सरफेस के लॉन्ग नहीं होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो सकता है। नोट कर लो इसे। मेन कंडक्टर में हमें क्या ध्यान रखना है कि अंदर ना तो चार्ज पॉसिबल है ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। जो भी चार्ज होगा सरफेस पर होगा और ई जो होगा वो सरफेस पे होगा और परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। नोट हो गया। नहीं रुको। हो गया सर। अब नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। मान लो हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और उससे कुछ दूरी पर हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, कैसी हो रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना। अब देखो यहाँ पे जो भी स्पीयर वगैरह लेंगे सब कंडक्टर होंगे ना, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ना। ये कोई स्पीयर लिया है, कंडक्टिंग स्पीयर है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर दोनों का कॉम्बिनेशन लेके ना, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब नेट निकालनी ना हर एक स्पेस में। हर जगह नेट ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। सर उनके मिड पॉइंट पे जीरो नहीं, इसे एक्स वाई जेड प्लेन में रहेगी, सिर्फ वाई प्लेन में रहेगी, ऐसे स्ट्रेट मतलब। हाँ हाँ हाँ। रात्री लावायचं सकाळी खायचं. ते का होतं तुला म्हटलं त्यांचे पिऊन घे म्हटलं. आशुमल माई कौन है? आसुमल चटनी खिला रहा है भाई। करें सॉल्व।
उसके अंदर नहीं जाएंगे ना, स्फीयर के अंदर नहीं जाएंगी, अंदर ई जीरो होगा ना, सरफेस तक बस रहेंगी। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को देख करके क्या होगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन सब इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और इस हिसाब से ये चार्ज इंड्यूस होगा कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। निगेटिव चार्ज यहाँ इधर इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो जीरो हो रहा होगा। जहां पे ई जीरो है नेट, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही होंगी ना। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही होंगी, निगेटिव पे टर्मिनेट हो रही होंगी, और ये सब परपेंडिकुलर आ रही होंगी ना, और यहां से फिर पॉजिटिव चार्ज से फिर स्टार्ट हो रही होंगी। यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी आप, और चाहे तो लाइंस ड्रॉ कर सकते हो जो परपेंडिकुलर इस पे टर्मिनेट हो रही होंगी। कुछ लाइंस ऐसे जा रही होंगी जो घूम करके ना वो फिर ऊपर से निकल जा रही होंगी, कुछ लाइंस ऐसे जो भी स्फीयर पे आएंगे वो इसके परपेंडिकुलर आ रहे होंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर निकल रही होंगी ना। कुछ लाइंस हो सकता है ऐसे जा रही हो, कुछ ऐसे जा रही होंगी, जो स्फीयर तक आएंगी वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। समझ आया सबको? हमेशा ध्यान रखो कि कंडक्टर के सरफेस पर ई परपेंडिकुलर दिखाना है ना, तो जब भी लाइंस लेके आओ तो अंदर के साइड में परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर कर दो, और अंदर कभी भी ई नहीं दिखाओगे ना। ये सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टर है, और अंदर कभी भी ई नहीं दिखाओगे ना, क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, ये सब फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी ना। सर वो स्फीयर के सरफेस पे फ्लक्स जीरो रहेगा नेट? स्फीयर के सरफेस पर मतलब जितनी रैंक चालू उतनी निकलेगी? नेट जीरो होगा ना, जितना अंदर आया, मतलब जितना सरफेस पे आया उतना ही निकला ना, नेट चार्ज इंड्यूस तो जीरो ही होगा ना। यहाँ पे देखो, अगर नेट इंड्यूस चार्ज देखा जाए तो इस पे कोई चार्ज दिया नहीं है ना आपने, तो जितना इधर निगेटिव आया होगा उतना ही इधर पॉजिटिव आएगा ना। चार्ज तो कंजर्व होना चाहिए ना, अगर शुरू में जीरो है तो बाद में भी यहाँ का चार्ज जीरो ही दिखना चाहिए, तो यहाँ माइनस दिख रहा होगा तो यहाँ प्लस दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। हाँ, रेडियली निकल रही है ये जो होंगी, अगर परपेंडिकुलर दिखाए मतलब रेडियल होंगी ना, ऐसे ये परपेंडिकुलर दिखाया ना, रेडियल लाइंस आ रही होंगी ऐसे। स्फीयर के सरफेस पे परपेंडिकुलर मतलब रेडियल, रेडियल निकलेंगी, फिर बाद में वो ऐसे सीधे ऐसे नहीं जा सकती ना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में नहीं होगी, इसके वजह से भी निकालोगे तो वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, इसका कुछ आ रहा होगा, नेट कुछ इधर आ रहा होगा, तो बाद में वो ऐसे हो जाएंगी। अकेला स्फीयर होता तब रेडियल जाती है आगे तक, क्यू और स्फीयर दोनों का मिला करके यहाँ पे देखो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं ना, कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या बता रहा होगा, इस चार्ज का, इस चार्ज का और इस चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।
अगर कहीं जीरो मिलेगा तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, अंदर आ रहा है ना जीरो, अंदर न्यूट्रल पॉइंट्स हैं। अब देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हुए ना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 4th पॉइंट। जैसे हमने कोई भी कंडक्टर लिया तो इसके सरफेस पे सारा चार्ज दिखेगा। अगर हमने कोई भी इसको चार्ज दिया तो वो सरफेस पे दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो भी जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे ही दिख रहा होगा ना। अगर मैंने मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसमें कोई कंडक्टर रखा और उसको चार्ज भी दे दिया, तो वहां पे क्या दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज तो सब इधर भाग जाएंगे ना, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा ना। यहाँ पे देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब इधर भाग जाएगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर निगेटिव चार्ज आएगा। जितना निगेटिव आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और आ जाएगा। कुछ ऐसे हो चुका है। तो जो भी यहाँ देखो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज आ रहे हैं वो किन किन चीजों से डिसाइड हो रहे हैं। जब हमने यहाँ पे चार्ज दिया तो वो सब सरफेस पे भागे, तो कितना चार्ज दिया एक तो वो है। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लगा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसके वजह से वो चार्जेस कुछ आ रहे हैं सरफेस पे। अब देखो यहाँ पे किस जगह पे जो जो ये चार्ज आते हैं, किस जगह पे कितना चार्ज आएंगे वो डिसाइड होता है वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर के सरफेस पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो सरफेस चार्ज की डेंसिटी अगर हम देखें तो वो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगी और जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे डिपेंड करेगी ना। इन दो चीजों से सरफेस चार्ज की डेंसिटी डिसाइड होती है ना। मान लो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ है, इस पॉइंट पे सिग्मा 1, इस पॉइंट पे सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 किससे डिसाइड हो रहे हैं ना? हर पॉइंट पे कुछ अलग अलग सिग्मा होगा ना। तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां के रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पे जो स्फीयर फिट होगा ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ना, उससे डिसाइड होता है। इग्नोर करो यार, इन लोगों को इग्नोर करो, टाइम मत वेस्ट करो अपना।
अब देखो ये जो ई पे डिपेंड करेगा, ये तो आपको देख के समझ आ रहा है भाई कि ई कितना स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे चार्जेस इंड्यूस हो रहे होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कैसे करेगा ये मुझे आपको समझाना है, तो ये मैं आगे डिराइव करूंगा। अभी के लिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ कि कैसे डिपेंड करेगा ना, बट आगे हम लोग डिराइव करके देख लेंगे कि कैसे हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहां पर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे जो सिग्मा होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा होगा। मतलब जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उतना ज्यादा सिग्मा की वैल्यू हाई होगी ना। अगर हमने कोई भी ऐसे कंडक्टर लिया तो जहां पे देखो फ्लैट सरफेस दिख रहा है, जहां पे ये सिग्मा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है ना, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस मतलब वहां का आर ज्यादा है तो वहां पे सिग्मा कम आएगा। जहां पे आर बहुत कम है, यहाँ देख लो बहुत छोटा सर्कल बनेगा, आर बहुत कम है तो यहाँ का सिग्मा बहुत ज्यादा आएगा। तो जितने भी ऐसे ज्यादा कॉर्नर्स दिखेंगे वहां पे सिग्मा बढ़ जाता है ना, फ्लैट पे कम रहता है। ना तो अगर हमारा ई बाहर से नहीं लग रहा है तो केवल सिग्मा किससे डिसाइड होगा, आर से। तो जहां पे आर कम वहां पे सिग्मा ज्यादा ना, तो उस हिसाब से ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये यहाँ पे क्या लिख दिया यार, वी हटा दो यहाँ से। अच्छा, विल डिपेंड था। अरे यार मैं भी क्या लिखते लिखते भूल जाता हूँ लिख क्या रहा था। विल डिपेंड ऑन, ऐसा टॉपिक। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे आर कम होगा, यहाँ पे देख रहे हो आर कम है तो सिग्मा ज्यादा है, जहां पे आर ज्यादा है वहां पे सिग्मा कम होगा। मतलब कंडक्टर के सरफेस पर हर जगह सिग्मा सेम नहीं होता ना, कंडक्टर के सरफेस पे हर जगह सिग्मा सेम नहीं होता। यार जल्दी ले लेना, इस स्क्रीनशॉट टाइम पास कर रहा है कब से। अबे कथन बोला ना, मैं आगे डिराइव करके बताऊंगा, अभी याद करना है कि ऐसे ही होता है। तो वो शुरू में मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी तो मैंने वहां पे लिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, अंदर नहीं जाती। तो उसका रीजन अभी समझा दिया ना। अब ये चीज उस टाइम नहीं समझा सकता था, तो ऐसे हर चीज का टाइम रहता है, जब वो आएगा तब समझा दूंगा। अब देखो अगर आपने मान लो एक कोई स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर लिया ना, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको कुछ क्यू चार्ज दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह सिग्मा सेम होगा अलग अलग होगा।
बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज सिमेट्रिकली आ जाएगा सरफेस पर, और हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बाहर से कोई ई नहीं है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे सिग्मा सेम आएगा ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। क्योंकि हर जगह आर की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर मान लो यहीं पर आपने एक स्फीयर लिया, उसको चार्ज दिया और साथ में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, तो अब क्या आपको हर जगह सिग्मा सेम मिल पाएगा? ना साहिल, एक मिनट ना, पहले इधर को हो जाने दे ना। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल होके इधर भागेंगे ना, तो पॉजिटिव इधर के साइड एक्यूमुलेट होंगे, और कुछ निगेटिव चार्ज इंड्यूस होके इधर आ जाएंगे, जितने निगेटिव है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ पॉजिटिव और आ जाएंगे। ऐसे एक ही बार दिखाओ। अरे यार, तो इधर पॉजिटिव ज्यादा रहेगा, उधर पॉजिटिव कम रहेगा ना, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ई भी आ गया ना। अगर ई आ गया तो केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिसाइड नहीं होगा ना कि सिग्मा क्या होगा, ई और दोनों का कंबाइन है, आर दोनों पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। लेकिन प्रीवियस केस में यहाँ पे ई नहीं था, तो केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा था, तो वहां पे सब जगह सेम आया। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं कि अगर ये कौन सा पॉइंट था लास्ट वाला, फोर्थ था ना। अब फिफ्थ हम लोग समझ रहे हैं कि अगर हम कोई कंडक्टर के को कुछ चार्ज दिया, हमने ना कुछ चार्ज दिया, तो ये चार्ज जा करके उसके सरफेस पे फैल गया। मान लो यहाँ पे अभी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, यहाँ पे कोई अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ऐसे कुछ चार्ज दिया तो वो सब जा करके उसके सरफेस पे फैल गया। तो अब किसी पॉइंट पर सरफेस के पास में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मान लो हमें पता है कि यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कुछ सिग्मा आई हुई है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ सिग्मा है, तो यहाँ ई की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है कि ई यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा होगा ना सरफेस पे, या सरफेस के एकदम क्लोज किसी पॉइंट पे ई निकालना है, और वहां का हमें लोकल चार्ज डेंसिटी पता है ना, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी।
हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो इसलिए हम लोग बॉडी का नहीं बोल सकते ना, लोकल बोलेंगे उस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यहाँ पे हमें ई निकालना है। ई हमें पता है कि परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा होगा ना, तो ई निकालने के लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर यहाँ का लोकल जो चार्ज डेंसिटी है वो कुछ सिग्मा है ना, तो ई निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पास में एक ऐसे गॉसियन सिलेंडर ले लेंगे। एक मिनट, एक हमने ऐसे गॉसियन सिलेंडर ले लिया, बहुत छोटा सा ना, हाँ हाँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ई जब ऐसे जा रहा होगा, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ये कंडक्टर का भी ए एरिया कट कर रहा होगा, और यहाँ फ्लक्स कितना आएगा, बाहर को ई इंटू ए, और अंदर तो जीरो है ना ई, तो अंदर कोई फ्लक्स आएगा, कंडक्टर के अंदर तो फ्लक्स आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ये लगाएंगे नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इनक्लोज्ड आया ई इंटू ए, और चार्ज इनक्लोज्ड आएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ए कट जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी कंडक्टर के सरफेस के पर या सरफेस के एकदम क्लोज पॉइंट पर ई की वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है, लोकल चार्ज डेंसिटी, जिस पॉइंट पे देख रहे हैं वहां का चार्ज डेंसिटी देखना रहेगा, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। अबे ई किसी एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, उस पॉइंट पे ई है, बस ऐसे आ गया, हर पॉइंट पे ई अलग अलग आएगा ना, इस पॉइंट का ई आ गया, यहाँ का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट का ई होगा यहाँ का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ना, हर पॉइंट का ई अलग अलग होगा। मान लो ये यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां का सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट ए के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट बी के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां का सिग्मा, मान लो वहां का सिग्मा सिग्मा बी है बाय एप्सिलॉन, और हर जगह परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट सबको क्लियर है कि हर पॉइंट पे सिग्मा सेम नहीं होता, तो जो भी सिग्मा है उसके करस्पॉन्डिंग उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो किधर को होगा, बाहर के साइड में ना, अंदर के साइड नहीं। फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, हमें पता है कि कोई भी अगर हम कंडक्टर लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है
तो इसके किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? अगर आप ई के परपेंडिकुलर चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? जीरो ना। dv इक्वल टू क्या होता था? ई डॉट डी आर। अगर ई और डी आर के बीच में एंगल 90 है तो ई डॉट डी आर जीरो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना। तो इसका कंडक्टर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल वाला बॉडी है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहां से अंदर जाने में कोई वर्क करना पड़ेगा? एक पॉइंट सरफेस से किसी अंदर किसी पॉइंट जाने में अंदर ई नहीं है तो अंदर का वी क्या होगा? जो सरफेस का वी होगा ना। तो कंडक्टर का के सरफेस पे जब आप dv इक्वल टू लगाओगे ई डॉट डी आर ना, आप ऐसे कुछ डी आर जा रहे हो और ई उसके परपेंडिकुलर है तो dv जीरो आ रहा है। इसका मतलब हुआ dv जीरो है, मतलब ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। सर रुको ना, लिखो जल्दी। आसुमल चटनी खा खा करके देखो फटाफट किए जा रहा है। अबे प्रणव क्या बोलना चाह रहा है? ग्रेविटी ऐप पर होगा ना वीडियो? डन सर। अबे अब हो गया होगा सही, अभी भी हो रहा है? हेलो हेलो, आवाज सही आ रही है अभी? हेलो, तो एप्पल का क्या जोक मार रहे थे? क्या एप्पल का जोक? एप्पल का तो क्या ही जोक मारूं यार, एप्पल में सर रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। म्यूजियम सर परेशान रहते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती उनके यहाँ पर, बच्चों से ही बोलना पड़ता है उनको। हाँ सर, वही। एप्पल यार, एप्पल में कोई फीचर्स है? सब बकवास चीजें हैं। देखो सरफेस पे सब कितना अच्छा चल रहा है, कलरफुल लिख रहा हूँ, अच्छा अच्छा एकदम
कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रहती है यार नेटवर्क में, इतनी भारी बारिश चल रही है बाहर, तब भी देखो सब सही है। तो हम लोग देखो अब क्या कर रहे थे, अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं और उसमें कोई कैविटी बना देते हैं, कैविटी है ये, और अब इसको अगर हम चार्ज दें ना, अगर हम इसको कुछ चार्ज दे दें तो ये सब चार्ज कहाँ जाएगा? दोनों सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा। कैविटी के सरफेस पर और बाहर वाले सरफेस पे। क्वेश्चन क्लियर है ना? एक सॉलिड बॉडी ली हमने, सॉलिड कंडक्टर, और अंदर कैविटी बना दी है, और फिर उसको हमने कुछ चार्ज दिया, तो वो सब चार्ज कहाँ जाएगा? दोनों सरफेस पर। हेलो। हेलो, हाँ हाँ। तो हम देखो थोड़ी देर के लिए राज की बात मान लेते हैं, हालांकि वो होगा नहीं। मान लो ऐसे कुछ हुआ, कुछ चार्ज यहाँ आया और कुछ चार्ज बाहर वाले सरफेस पे गया। अब अगर मान लो ऐसे आ गया, यहाँ पे हमने मान लिया कि इसके सरफेस पे भी चार्ज आ गया, तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस लूं, मान लो यहाँ पे मैंने कोई गॉसियन सरफेस लिया, तो इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा होगा? हाँ, खुद तो भी चला जाएगा चार्ज जितना। अबे कितना? ये वो चार्ज चार्ज ऑन दैट सरफेस। गॉसियन सरफेस ये मेटल के अंदर लिया है ना, मेटल के अंदर लिया है, तो इसके हर पॉइंट पे ई कितना हो रखा है? जीरो है ना। गॉसियन सरफेस हमने मेटल के अंदर लिया ना, मेटल समझो ना, ये वाला पार्ट पूरा सॉलिड है ना, ये सॉलिड पार्ट है। हाँ सर, वही बोल रहा था। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ई पॉसिबल है क्या? नहीं। तो अंदर मतलब फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। फ्लक्स जीरो मतलब चार्ज इनक्लोज भी क्या आना चाहिए? जीरो। जीरो। तो इसका मतलब कैविटी में चार्ज जा सकता है क्या? नहीं। नहीं जा सकता ना, तो ये वाला पार्ट नहीं हो सकता ना। अगर आपने कैविटी बना दिया और फिर भी आपने बॉडी को चार्ज दिया, तो भी जो भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा उसके सरफेस पे ही जाएगा ना। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कैविटी के अंदर अलग से कोई चार्ज नहीं होना चाहिए ना, कैविटी में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मान लो माइनस क्यू रखा है, तो माइनस क्यू रखा है तो यहाँ प्लस क्यू को आना पड़ेगा, सो दैट कि नेट चार्ज जीरो हो पाए। यहाँ पे कैविटी में अगर चार्ज नहीं है तो कुछ भी चार्ज दोगे तो वो सब सरफेस पे ही जाएगा। नोट करो जल्दी से। कैविटी में जब चार्ज होगा तो कितना चार्ज किधर जाएगा, वो सब हम लोग अभी आगे देखेंगे ना, वो सब प्रॉब्लम के फॉर्म में कर लेंगे आगे। इसका बाकी से कुछ उसने कर रखा उधर ड्रॉ में। अबे अजीम, ये फेक अजीम आ गया क्या?
अजीम, तू है कोई और है? अच्छा, ये कंडक्टर की बॉडी देख के बोल रहा है क्या ये? अच्छा अच्छा। तो देखो यहाँ पर, हाँ ये सेवेंथ प्रॉपर्टी है ना, कि अब इसको मैं लिख देता हूँ ना, सेवेंथ प्रॉपर्टी, कि अगर कंडक्टर में कैविटी प्रेजेंट है और कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, तो भी आप जो भी चार्ज दोगे बॉडी को, वो बाहर वाले सरफेस पे ही जाएगा। रीजन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो मैंने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए, कि मान लो दोनों साइड गया। अब अगर दोनों साइड गया, तो मैंने एक ऐसे गॉसियन सरफेस लिया, ये ग्रीन वाली जो लाइन है गॉसियन सरफेस है, वो मेटल के अंदर है ना। अगर मेटल के अंदर है तो उसके हर पॉइंट का ई कितना हो रखा है, हर पॉइंट का ई 0 हो रखा है ना। तो फ्लक्स कितना आना चाहिए गॉसियन सरफेस से? फ्लक्स अगर गॉसियन सरफेस से 0 आएगा, तो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज भी कितना आना चाहिए? 0। तो अगर आप बोलोगे यहाँ चार्ज आ गया, तो फिर ये चीज नहीं हो पाएगी ना, गॉसियन सरफेस में चार्ज नहीं दिखना चाहिए। तो मतलब ये चार्ज 0 है, यहाँ वाला चार्ज। समझ आया आदित्य क्या बोल रहा हूँ? फिर अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। हाँ प्रथमेश ना, बाकी अभी कैविटी में चार्ज होगा तो क्या होगा वो सब मैं सिखाऊंगा ना, बट अभी आप बस इतना समझ लो कि चार्ज नहीं है, तो जो भी चार्ज दोगे वो सब आउटर सरफेस पे जाएगा। कितने पॉइंट हो गए? 7। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 8 पॉइंट। अगर हम दो कंडक्टर को, जिनको कुछ कुछ चार्ज दिया हुआ है, मान लो इसको कुछ Q1 चार्ज दिया हुआ है, इसको कुछ Q2 चार्ज दिया है, और इसको कनेक्ट करते हैं। तो जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ ट्रांसफर होगा। और ये ट्रांसफर कब तक चलेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए ना। चार्ज एक साइड से दूसरे साइड में मूव करते हैं, और वो तब तक मूव करते हैं जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए।
हमेशा ध्यान रखो कि चार्ज जो मूव करता है वो किधर से किधर मूव करता है, वो इस बात से डिसाइड नहीं होता कि किधर ज्यादा चार्ज है किधर कम चार्ज है ना, वो इस बात से डिसाइड होता है कि किधर ज्यादा पोटेंशियल है किधर कम पोटेंशियल है। नॉर्मली आप ऐसे सोचो, जैसे मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो ये किधर भागेगा, ई के डायरेक्शन में ना। अगर ये ई के डायरेक्शन में गया तो वो किधर से किधर गया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गया। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और अगर निगेटिव चार्ज रखूंगा तो वो उल्टा करता है ना। पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है ना। अगर हमने दो कंडक्टर को कनेक्ट किया तो वहां पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों साइड का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यार, ये राज तू है ना अभी, कोई तेरे नाम से फिर इंटर कर रहा है। हेलो राज, तू है क्या? मैं हूँ सर, इधर ही हूँ। यार ये कोई अभी आने वाला है, मैंने गलती से उसको एडमिट कर लिया, अब आने दो फिर रिमूव करता हूँ ज्वाइनिंग। भंडारी के नाम से भी आ रहा था कोई, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर वेटिंग रूम ऑन ही रखो। हाँ वेटिंग रूम ऑन कर दिया है। अब वो क्या है, झटके में आते हैं, मुझे लगता है कहीं तुम लोग डिस्कनेक्ट करके तो नहीं आ रहे हो वापस से नेट सर का। मेरा अगर डिस्कनेक्ट हो तो मैं फोन करके अंदर होगा। अच्छा अब देखो इसके बाद हमें अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है। अगर हमने कोई भी कंडक्टर लिया और उसको अगर हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो ग्राउंड का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, तो उस कंडक्टर का भी फिर पोटेंशियल हम जीरो बोलेंगे ना। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड से कनेक्ट करना ना, ग्राउंडिंग का सिंबल है ये। तो अगर कोई भी कंडक्टर को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो उसका फिर हम पोटेंशियल जीरो ले लेंगे। अबे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं अभी बात हो रही है। आदित्य बोल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात ना, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। उसमें जो ग्राउंड है उसमें लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्सेस में नहीं है ना, उसमें एक्सेस में नहीं है। तो नेट पोटेंशियल हम ग्राउंड का जीरो मानते हैं ना, उससे जो भी कनेक्ट होगा
तो हम उसका भी पोटेंशियल फिर 0 पकड़ेंगे। फिर अब एक और पॉइंट हमें नोट करना है कि अगर हमने कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया, आइसोलेटेड मतलब उसके आसपास कुछ भी नहीं है, और उसको मैं कुछ चार्ज दे दूं ना, उसको चार्ज दूं और साथ में ग्राउंड से भी कनेक्ट कर दूं ना, एक आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज दूं और ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, एक मिनट ना, तो उस केस में क्या होगा, अच्छा, इट्स पोटेंशियल विल बी 0, ये लिखना भूल गया। ना फिर देखो, अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ और चार्ज भी दे रहा हूँ और आइसोलेटेड है, मतलब यहाँ और कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, कोई और बॉडी नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में इसका जितना भी चार्ज है, हाँ ग्राउंडिंग का मतलब अर्थिंग, ग्राउंडिंग या अर्थिंग सेम चीज है। तो अगर मैंने ऐसे कनेक्ट किया तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनको देख के यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, तो इसका चार्ज भी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल तो 0 है ही है ना, चार्ज भी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल भी 0 ना, तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर का चार्ज भी 0 होगा और पोटेंशियल भी 0 होगा अगर वो ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। एक मिनट ना, हाँ ग्राउंड को भी एक कंडक्टर मानोगे जो कि 0 पोटेंशियल पे है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक तरह से इलेक्ट्रॉन का समुद्र है वो, उसमें 2-4 बकेट इलेक्ट्रॉन चले जाएं या बाहर आ जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो, कंडक्टर पे चार्ज चाहे पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है ना, जब ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और आइसोलेटेड है तो उसका चार्ज भी जाके ग्राउंड में मिल जाएगा ना, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रलाइज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन है तो सब वो ग्राउंड में चले जाएंगे ना, और फाइनल हमारा नेट चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा। नहीं, ये सब चीजें ध्यान रखनी ना, आइसोलेटेड कंडक्टर का चार्ज और पोटेंशियल हमेशा 0 मानेंगे। अब बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और इसका रह गया, वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसके। देखो, अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें हम इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो दिया है उसके वजह से जो फोर्स लग रहा होगा
और उस फोर्स के वजह से जो प्रेशर फील होगा। जैसे मान लो हमने कोई कंडक्टर लिया और इसको चार्ज दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सरफेस पे सारा चार्ज फैल गया है ना। अब इसके सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, मान लो किसी पॉइंट पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, अगर किसी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक प्रेशर फील हो रहा होगा ना। नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो यहाँ का चार्ज है वो फोर्स फील करेगा। हर जगह का चार्ज फोर्स फील करता है, तो वो बाहर को एक प्रेशर फील कर रहा होगा। तो वो जो प्रेशर होगा उस पॉइंट पर, उस प्रेशर की वैल्यू आती है वहां का सिग्मा का स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसे आता है वो हमें देखना है ना। हर एक जगह का सिग्मा अलग होगा, तो उसका मतलब वहां का प्रेशर भी अलग फील हो रहा होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग डिराइव करते हैं ना कि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे होगी। सर आपका आवाज चला गया था बीच में। आवाज चला गया तो हाँ इलेक्ट्रिक प्रेशर कुछ सुनाई पड़ा या नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं नहीं। सुनाई मतलब पड़ा? यहाँ तक सुन लिया था, क्यों प्रेशर आ रहा है तो ये आएगा। अच्छा, तो चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, अगर हमने कोई भी कंडक्टर लिया और उसको ऐसे चार्ज दे दिया, तो अब हर पॉइंट पे सिग्मा कुछ अलग अलग आ जाएगा ना। अब हर पॉइंट पे ये जो सिग्मा आया हुआ है उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर वो बॉडी फोर्स फील करती है। अभी सही हुआ क्या? हेलो? हाँ सही है सर, तो थोड़ा सा ही आया था एकदम। अबे तुम लोग ऐसे माहौल बना देते हो कि पता नहीं क्या हो गया। इस बार थोड़े से सर। तो हर जगह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर एक जगह जहां चार्ज रखा हुआ है बॉडी पर, हर जगह पे फोर्स फील हो रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से हर पॉइंट पे यहाँ प्रेशर फील हो रहा होगा ना। तो उस P की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। तो वो कितना आएगा, जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालना है वहां का आप देखोगे कि सिग्मा कितना है, तो वो जो भी सिग्मा होगा उसका स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। प्रेशर मतलब वही प्रेशर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से लग रहा है, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रिक प्रेशर बोला गया है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब डेरिवेशन में अब कर देता हूं ना कैसे होगा। अभी सही आवाज आ रहा है ना? इसका डेरिवेशन अब ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा लेंदी है ये। मान लो हमने कोई कंडक्टर लिया और उसके किसी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। मान लो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब इसको देखो हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखो, ये जो एक छोटा सा हमने एक पार्ट ले लिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसका एरिया कुछ डीए है। तो इस कंडक्टर को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके सोचेंगे। एक तो ये हमारा पूरा कंडक्टर है, प्लस एक छोटा सा वो डीए वाला पार्ट। ना ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। इसको आप सोच सकते हो कि ये डीए पार्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इसको अलग सोचो, डीए को अलग सोचो। दो चीजों से मिलकर ये पूरा कंडक्टर बना हुआ है। ठीक है, ये समझ आ रहा है यहाँ तक? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि जैसे इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये एक छोटे से डीए एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस साइड को और इस साइड को एकदम उसके क्लोज देख रहे हैं। एकदम क्लोज देखोगे तो वही इनफाइनाइट सीट वाला प्रॉब्लम यूज कर लोगे कॉन्सेप्ट। एक
फाइनाइट बॉडी के एकदम क्लोज चले जाओगे तो वो भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट टाइप बिहेव करेगा ना। तो एक सिग्मा चार्ज डेंसिटी वाले बॉडी के वजह से उसके दोनों साइड में जो E की वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में। ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे अगर हमने एक सिग्मा वाला जो एक डीए एरिया लिया, तो एक इस डीए एरिया की वजह से केवल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, तो बाहर को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम नेट निकालते हैं इसको और इसको दोनों का मिला के देखते हैं तो नेट क्या आता है, अंदर 0 और बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, आदित्य तो पूरा सुन ले पहले, कि ये जो बची हुई बॉडी है डीए एरिया के अलावा जो बची हुई बॉडी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा, इतना रहा होगा कि अंदर कैंसिल कर दे और बाहर ऐड करके इतना बना दे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में ऐड होकर के इतना आ जाए। हाँ सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। हाँ, तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची हुई बॉडी है उसके वजह से होना चाहिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो दोनों साइड में वही होना चाहिए ना, यहां से यहां तक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो ऐसे होने की वजह से होगा क्या, जब हम इसको इसमें यहाँ पे रखेंगे तो इसका नीचे वाला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसके वाले को कैंसिल कर देगा और ऊपर वाला दोनों का ऐड होकर के ये बन जाएगा। तो पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, अंदर 0 बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ समझ आया मैंने क्या बोला? अगर हम कोई भी बॉडी के किसी पॉइंट पर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है बाहर के साइड में और अंदर के साइड में 0, तो उसको हम दो पार्ट में सोच सकते हैं कि एक छोटे से डीए एरिया और एक पूरी बॉडी, बाकी बची हुई बॉडी का कॉम्बिनेशन है वो। तो डीए एरिया का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और बची हुई बॉडी का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखो, अगर मान लो मुझे इस डीए एरिया पे चाहिए कि फोर्स कितना लग रहा है, तो डीए एरिया पे जो मैं फोर्स देखूंगा वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखूंगा, खुद के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या बाकी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? कोई बॉडी खुद से क्या खुद पे फोर्स लगा सकती है? खुद से खुद पे कोई फोर्स लगा ले तो सब लोग सुपरमैन बन जाए ना, वो तो नहीं हो सकता है। आप इस पे फोर्स कब लग पाएगा, जब इस पे कोई और बॉडी आके फोर्स लगाए। तो मतलब ये जो बाकी बची हुई बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से हम यहाँ पे इस पे फोर्स देखेंगे, खुद के चार्ज की वजह से खुद पे फोर्स नहीं देखेंगे ना। तो यहाँ पर जब हमने कोई ऐसे बॉडी ली और इस पे एक छोटा सा डीए एरिया लिया, तो इस डीए एरिया पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पे फोर्स कितना फील हो रहा होगा, ऊपर को कुछ डीएफ, डीएफ की वैल्यू कितनी बोलोगे, वहां पे चार्ज कितना है सिग्मा इंटू डीए, क्यू की वैल्यू कितनी लोगे, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एरिया डी है, तो यहाँ चार्ज कितना आया सिग्मा डी है, क्यू हो गया क्यू इंटू ई, और ई कितना लोगे, खुद के चार्ज की वजह से नहीं लोगे ना, बची हुई बॉडी की वजह से लोगे, बची हुई बॉडी का ई कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डी एफ अपॉन में डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम बोलेंगे प्रेशर। ये अभी देखो यहाँ निकाला ना पीयूष, बची हुई बॉडी का ये कितना आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका इधर को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इस डीए एरिया को यहाँ पे रखते थे
ना, जब इस डीए एरिया को यहाँ रखते थे तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाते थे और ये दोनों ऐड होकर के ये बन जाता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर का ही 0 हो जाता था। ठीक है, क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूँ? यार मुझे ऑप्टिक्स का 2 लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है, वो चाहिए था। मैंने शुरू में भी बोला था, तब काफी लोग नहीं आए थे। अगर किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो मुझे लेक्चर दे दो, 14 और 16। 2 लेक्चर मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं थे, वो दे दो मुझे अगर हो किसी के पास तो। ठीक है, क्लियर है सबको ना? अगर हम कोई भी बॉडी पे चार डेंसिटी सिग्मा है तो वहां पे एक ऐसे बाहर को सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वहां पर इलेक्ट्रिक प्रेशर आ जाता है ना। हाँ, अब कल एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा ना, कल शाम को 5:30 बजे एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा। आज नहीं, कल बोल रहा हूँ भाई आर्यन, कल, आज नहीं कल है। जिस दिन मैथ वाला लेक्चर रहेगा उसी दिन रहेगा ना। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ आ गया ना? हाँ सर, समझा। तो अब जैसे मान लो एक हम बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं कि मान लो हमने एक कोई ऐसे बबल लिया और उसके सरफेस पे कुछ क्यू चार्ज दे दिया है। इसके सरफेस पे क्यू चार्ज दे दिया है, इसका रेडियस आर है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है। एक चीज ये ध्यान रखना कि चाहे चार्ज ये पॉजिटिव लूं या निगेटिव लूं, हमेशा इलेक्ट्रिक प्रेशर बाहर को ही रहेगा ना। पॉजिटिव लूं या निगेटिव लूं, हमेशा जो होगा ये रिपल्सन ही होता है ना। रिपल्सन की वजह से हमेशा बाहर को ही फोर्स लगता है ना। ये सारे लेयर एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, सब रिपेल कर रहे हैं। चाहे पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज, हमेशा रिपल्सन की वजह से प्रेशर बाहर को ही लग रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पे बताना है इस केस में कि अंदर के साइड में प्रेशर कितना आएगा, पी इनसाइड ना। इसका सरफेस टेंशन टी है। ये कुछ सोप बबल लिया गया है जिसके सरफेस पे हमने क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बाहर का प्रेशर पी नॉट है, रेडियस आर है, तो इनसाइड प्रेशर बताना है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर भी आ जाएगा ना बाहर को, ऐसे पी नॉट के अपोजिट। पी नॉट के अपोजिट जब आ जाएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर, पीई मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो आप बोल सकते हो कि अभी यहाँ पर ये जो स्फीयर लिया हमने, हो गया सर, बोलना है क्या? नहीं नहीं ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि बाहर से जो नेट प्रेशर आ रहा है ना, वो पी नॉट माइनस पीई है। हर तरफ से अब जो प्रेशर फील होगा वो नेट कितना होगा, पी नॉट नहीं होगा, पी नॉट माइनस पीई होगा ना। पी क्योंकि अपोजिट में है, तो अब जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा पी नॉट माइनस पीई,
और इनसाइड प्रेशर होगा, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है ना 4T/R। ये बात समझ आ रही है? R मतलब ये कैपिटल R ना, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इनसाइड प्रेशर अब कितना बोलोगे? P0 माइनस PE प्लस 4T/R। और PE की वैल्यू कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कैसे निकालोगे? Q अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर। Q चार्ज दिया है R रेडियस पे, सब आउटर सरफेस पे Q चार्ज दिया है, R रेडियस है, तो सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा आ जाएगा तो PE आ जाएगा। तो ऐसे करके P इनसाइड निकालने हैं। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो अब ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। अब हमें कंडक्टर पे प्रॉब्लम करने हैं। तो 2 क्लास और लगेगी प्रॉब्लम के लिए, तो एक एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी और एक अभी अपने पास क्लास आई है, तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये पूरा। होमवर्क में वही गॉस थ्योरम कंप्लीट कर लेना है, यही होमवर्क है। कंडक्टर बस रिवाइज कर लेना अच्छे से। आपने तो देखने बोला था ना, है देखना है ना सिर्फ कंडक्टर, ओ सॉरी गॉस थ्योरम का नीचे की क्वेश्चंस। देखना नहीं है, वो कर लेना। आज तो होमवर्क दे रहा हूँ ना भाई, कल बताया था, आज दे रहा हूँ। तो ठीक है, फिर अब क्लोज कर रहे हैं। आज 5 मिनट पहले ही छोड़ दे रहा हूँ। आर्यन हंस लो, 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। तो डिस्कस अब जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, क्लास खत्म होने के बाद एक क्लास में सारा डिस्कस कर दूंगा ना। जितना भी डिस्कशन हो पाएगा एक क्लास में कर पाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बाकी जो भी रहेगा वो फिर अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन। आज क्लास नहीं ना सर? नहीं आज नहीं है, कल है ना, कल है।